हेलो, मैं दिवाकर कुमार आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका यह कारण था कि ये तूफ़ान जो आया था जिसमें लाइन बहुत डिस्टर्ब था, तो आप लोग का शिकायत था कि वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन आज कल से कुछ भी मतलब कि लाइन आ रहा है और जा रहा है, उसी में से कुछ चार्ज मैंने किया है और ये मोबाइल के लाइट से ही मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का ये हिंदी माध्यम के लिए जो 8th वीडियो है, आप लोग इसे पढ़ेंगे और ये समझने वाला बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें और आपको समझना है तो कुछ टर्म को पढ़ेंगे इसमें। इस चैप्टर अब लास्ट है, मतलब कि कुछ वीडियो और बनाने होंगे, 3 या 4 काफ़ी हैं और तब ये बड़ा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और कुछ बच्चे ने बोला इसके बाद क्या शुरुआत करेंगे, तो इसके बाद हम लोग कुछ बड़ा चैप्टर को लेंगे, शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन तो अभी तो बढ़ रहा है और ये आपका जो है कोचिंग अभी खुलने का चांस भी नहीं है। तो चलिए बात ना करते हुए कुछ स्टार्ट करें। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा, ये क्या है? कभी कभी पूछा जाता है कि एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो एक चीज़ आप जानो, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ कि 2 तरह से प्रतिरक्षा होता है। कितने तरह से? मैंने बोला 2 तरह से प्रतिरक्षा होता है। एक, जब हमारे शरीर में, क्या मैंने बोला? हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई पैथोजन आता है, क्या आता है? पैथोजन, जिसको आप बोलते हो एंटीजन यानी प्रतिजन। जो भी पैथोजन किसे कहते हैं? यानी कि रोग कारक, यानी कि रोग पैदा करने वाला जो पैथोजन है, जिसे कि हम लोग एंटीजन भी कहते हैं, अगर बॉडी में आया तो इसको पहचान करके, ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी बना के फिर इसको मार देता है। तो इस तरह का जो प्रतिरक्षा कहलाया, ये हुआ सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा में हुआ कि जब कोई बाहर से पैथोजन आता है, जिसको हम लोग एंटीजन भी कहते हैं, प्रतिजन, और इस एंटीजन के विरुद्ध क्या बनाता है? एक एंटीबॉडी बनाता है। उस एंटीबॉडी के द्वारा इसे मार गिराया जाता है। जो इस तरह का प्रतिरक्षा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। जब प्रतिजन यानी एंटीजन यानी पैथोजन जिसको बोला था हमने, शरीर में प्रवेश करता है तो इसके विपरीत क्या बनता है? एंटीबॉडी उत्पन्न होता है और शरीर को रक्षा करता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोला मैंने? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा जो होता है धीमी होती, इसलिए धीमी होती है कि पहले जो है ना पैथोजन आएगा, उसे पहचानेगा, इसके बाद मारेगा। तो ये जो प्रभावशाली अनुक्रिया है, इसके लिए समय लगता है, ठीक है। अब आइए, जस्ट इसका विपरीत है पैसिव इम्यूनिटी। क्या मैंने बोला? पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या मैंने बोला? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कहता इसमें क्या होता है? फिर देखिए यहाँ पर, इसमें कोई एंटीजन बाहर से नहीं आता है। इसमें क्या क्या आता है? बना बनाया एंटीबॉडी, ठीक है, शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तब जाके कोई बाहर से जो पैथोजन आता है उसको मार गिराता है। यानी कि शरीर में नहीं बनता है, बाहर से बना के देता है। इसको बोलते हैं क्या? एंटीबॉडी जो बनाया, इसको बना बनाया बॉडी में दिया गया, तब जाके रक्षा करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यह जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जब शरीर के अंदर बना बनाया एंटीबॉडी प्रवेश किया जाता है, हाँ, और उसे शरीर के अंदर प्रतिजन से रक्षा किया जाता है, इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी बना करके एंटीबॉडी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है तेज़ी से काम करता है, क्योंकि बना बनाया एंटीबॉडी दिया जाता है, तब जाके वो क्या करता है? उसको मार के बाहर निकाला जाता है। यह प्रभावशाली जो है अनुक्रिया करने के लिए समय बहुत कम लगता है, क्योंकि बना बनाया है। और उसमें क्या होता था? इसमें बना बनाया नहीं था, पहले शरीर में जाएगा, इसके विरुद्ध बनेगा तो समय लगता था, तो इसमें समय नहीं लगता है। तो एक्टिव और पैसिव के बारे में आपने जाना, और एक्टिव और पैसिव जो होता है इसके बारे में विपरीत करके भी पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कोलोस्ट्रम का नाम सुना होगा?
नहीं सुना है तो फिर सुनिए। जब कोई माँ बच्चे को जन्म देता है तो 5 से 7 दिन तक हल्का पीला एवं गाढ़ा जो है ना दूध उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। उसके अंदर जो होता है ना एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी होता है, जिसका नाम है IgA, यानी ये बना बनाया एंटीबॉडी किसके अंदर है? कोलोस्ट्रम। यानी कोलोस्ट्रम क्या है? एक जो है ये मिल्क है, यानी दूध है, जो प्रारंभिक दिनों में माँ द्वारा क्या है दूध स्रवन हल्का पीला एवं गाढ़ा होता है, इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें IgA होता है जो शिशु को क्या करता है? रक्षा करता है। तो ये बना बनाया एंटीबॉडी किस में है? मिल्क में, वो जो कोलोस्ट्रम है। तो इस प्रकार का जो बच्चे को रक्षा किया बाहरी चीज़ों से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैसिव। क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब ये आपने समझा सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और अब जो है आगे आप एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आपने नाम भी सुना होगा, जैसे पोलियो का टीकाकरण किया जाता है। तो पहली बात है, उसके पहले समझिए टीका क्या है। जो पोलियो का टीका देखते हैं या फिर हेपेटाइटिस का टीका देखते हैं, जो भी टीका बच्चे को DPT का टीका दिया जाता है, बच्चे में बहुत सारे टीका दिया जाता है। तो कहता है ये टीका कुछ नहीं है, ये टीका जो है ना निष्क्रियत, या आप कह सकते हो रोगजनक। निष्क्रियत का मतलब बहुत कमज़ोर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, या दुर्बलीकृत। दुर्बलीकृत का मतलब दुर्बल। रोगजनक होता है, तैयार किया जाता है तथा सुई के माध्यम से शरीर में प्रवेश किया जाता है, इसे हम टीका कहते हैं। ठीक है। और यह टीका को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। जिसे घर घर में जाकर के जो पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है, हाँ, या फिर बच्चे में DPT का जो है बुला करके सुई दिया जाता है, तो ये क्या हुआ? टीका देने का प्रक्रिया, इसको कहते हैं टीकाकरण कहते हैं। ठीक है। अब कहता है ऐसा क्यों करता है, तो आप सुनो एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर आपको मैं रफ कर दे रहा हूँ, तब समझ में आएगा। जैसे किसी को पोलियो का जो है आप ड्रॉप पिलाइए, तो टीका एक तरह से पहले सुई दिया जाता है, अब माउथ से पिलाया जाता है बच्चे को। ठीक है। तो ये पोलियो में जो है ना, पोलियो का जो टीका दिया जाता है, पोलियो में, ये पोलियो टीका का जो वैक्सीन होता है टीका, ये पोलियो में कुछ नहीं होता है, इसमें पोलियो वायरस होता है। पोलियो वायरस जो होता है वह बहुत ही कमज़ोर कर दिया जाता है, कमज़ोर किया जाता है, ताकि शरीर में जा कर के रोग यानी पोलियो नहीं कर सके। लेकिन ये पोलियो बाहर से जाता है तो शरीर में जैसे गया बॉडी के अंदर, तो हमारा बॉडी इसको पहचानता है कि पोलियो तुम जो वायरस हो ये कमज़ोर हो, लेकिन मेरे शरीर का नहीं हो। तो क्या करता है? इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बना के रखा। अब भविष्य में इस बच्चे को कभी ये जो है ना मजबूत, क्या मैंने बोला? मजबूत जो है पोलियो वायरस अगर बॉडी में जाएगा तो पहले से क्या बनाया हुआ है? एंटीबॉडी बनाया हुआ है इसके विरुद्ध, इसको क्या करेगा? मार गिराएगा। इसीलिए किसी को वैक्सीन दिया जाता है कि भविष्य में वो एंटीबॉडी बना करके उसके विरुद्ध रखेगा, ताकि भविष्य में क्या हो सके? फिर से उसको रक्षा कर सके। तो ये वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन जो ये टीका है जो कमज़ोर बना के दिया गया, इसको टीका कहते हैं। और टीका देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही बोला, टीका को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीका कार्य जो होता है मेमोरी पर आधारित है। मेमोरी पर आधारित है इसलिए है कि शरीर में जैसे ही मान लीजिए कि पोलियो वायरस गया, तो जो ये टीका में पोलियो वायरस है ये कमज़ोर करके हमने दिया है। हाँ, वो जो ड्रॉप होता है पोलियो का, उसमें क्या है? पोलियो वायरस है, कमज़ोर करके दिया है। तो शरीर में जैसे गया तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना। भविष्य में कभी भी अगर वो मजबूत वायरस पोलियो का आएगा, तो जैसे आया तो शरीर क्या करेगा? मेमोरी यानी पहचान जाएगा तुम क्या है? पोलियो वायरस है, और उसके विरुद्ध तो एंटीबॉडी बना हुआ है, उसको मार गिराएगा। तो यही है, जैसे पोलियो का टीका, ठीक है, हेपेटाइटिस का टीका, जो है ना ये सब टीका, DPT का टीका, ये सब टीका क्या होता है? किसी को बॉडी के अंदर दिया जाता है, इसको टीकाकरण कहते हैं। और आप जानते हो कि ये जो हेपेटाइटिस का टीका है ईस्ट के मदद के द्वारा बनाया जाता है, जो आगे भी आप आगे का चैप्टर में पढ़ें कैसे बनाया जाता है। फिलहाल तो इतना जानो। डिप्थेरिया, परचूसिस, टेटनस, ये जो DPT बच्चों को दिया जाता है, ये भी एक क्या है? वैक्सीन है, टीका है। तो टीका देने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीका इसलिए दिया जाता है कि बच्चे में उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना दे, भविष्य में जब कभी स्ट्रॉन्ग या मजबूत वो जो रोगजनक जाएगा उसको मार गिराएगा। तो ये तो हुआ आपका वैक्सीनेशन। अब आ जाओ, थोड़ा बड़ा है टॉपिक, 30 मिनट का लगेगा, बना बनाया नोट्स है, इसलिए कम में ही आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा क्वांटिटी। जैसे एक और चीज़ देखिए, जब सांप
के काटे जाने पर बना बनाया एंटीबॉडी दिया जाता है शरीर में। पता है ना, सांप जब किसी को काटता है तो उसका वेट नहीं करता है, क्योंकि सांप जो काटता है उसमें जहर जो होता है, तो उसके विरुद्ध भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगा और फिर उस जहर को क्या करेगा, मारेगा। लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो होता क्या है, जब सांप का काटे जाने पर बना बनाया एंटीबॉडी देते हैं, क्योंकि शरीर को उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। जब बना बनाया एंटीबॉडी शरीर में सुई के द्वारा प्रवेश किया जाता है तथा शरीर को विष से क्या करता है, विष मतलब वेनम, जो विष होता है वेनम कहते हैं अंग्रेजी में, से बचाया जाता है। इससे क्या कहेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। निष्क्रिय मतलब समझते हो ना, पैसिव, यानी बना बनाया। और एक्टिव याद है, सक्रिय किसे कहते हैं, जब शरीर में जाएगा उसके विरुद्ध बनेगा फिर मारेगा, तब हो गया वो क्या, सक्रिय। यहाँ निष्क्रिय हुआ क्योंकि बना बनाया एंटीबॉडी दिया, तो ये भी क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण है। ये सब याद रखेंगे आप। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोग का बहुत है, VVI भी मार सकते हैं आपको, इससे ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का पूछता है। 5 नंबर का इससे सवाल नहीं बनते हैं, 2 नंबर का बनते हैं, चाहे CBSE हो चाहे आपका बिहार बोर्ड हो। एलर्जी आपने सुना, कहते हैं ना आप, चलो तुमसे एलर्जी है, ऐसे भी आप बोलते हैं, या इस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जी में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई खास जगह पर जाए तो उसको किसी चीज़ से एलर्जी होता है, यानी उसको उसके संपर्क में आने पर उसको क्या हो सकता है, आंख लाल हो जाएगा, बॉडी में रेसेस, यानी कि रेसेस मतलब धब्बा हो जाएगा, खुजलाने लगेगा। तो ये सब क्या है, किसी खास चीज़ से एलर्जी है किसी को। तो वही मैंने लिखा है, एलर्जी है क्या, जब कोई व्यक्ति किसी खास चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, इसे एलर्जी कहते हैं। किसी खास चीज़ का, जैसे आप किसी नए अनजान शहर में गए या अनजान गांव में गए, तो सबको कुछ नहीं होगा, आपको क्या होगा, सर्दी हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा, आंख से पानी गिरने लगेगा। तो समझिए आपका वहाँ के पानी या वहाँ के हवा या में कुछ ऐसे चीज़ हैं या डस्ट हैं जिसके कारण एलर्जी है, यानी पूरा बॉडी आपका संवेदनशील है। तो जब कोई व्यक्ति किसी खास चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है, ठीक ना, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, इसे एलर्जी कहते हैं। अब ये याद रखना है, ये बहुत बार पूछा है कि एलर्जी के समय जो है, एलर्जी भी तो क्या है, बाहर का कारक है, तो उसके विरुद्ध भी क्या बनता होगा, एंटीबॉडी बनता होगा। तो एंटीबॉडी मैंने बताया है पिछले क्लास में कितने प्रकार का होते हैं एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं, याद है आपको, याद करवाए थे एडेज में, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम। समझने वाला टॉपिक है पूरा, इसमें आप याद नहीं कर सकते हो। तो एलर्जी के समय जो है ना, एंटीबॉडी ई यानी IgE उत्पन्न होता है, जिसकी एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब कहता है, जब ये पूछा जाता है कि एलर्जी के समय कौन एंटीबॉडी उत्पन्न होता है शरीर में, तो IgE, बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड में। अब एलर्जी में मुख्य लक्षण क्या होता है, तो बोले छिकना, पनीली आंखें मतलब पानी आते रहेगा आंख में, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई, जिससे अस्थमा वाला देखते हैं उसको डस्ट उठ जाता है तो सांस लेने में कठिनाई। तो ये सब मुख्य लक्षण है एलर्जी में। अब कहता है एलर्जन क्या है, तो याद रखिएगा, जो खास चीज़ से एलर्जी होता है, मैंने बोला था संवेदनशील होता है बॉडी, तो किसी खास चीज़ से क्या होता है, एलर्जी होता है, यानी जो एलर्जी करता है उसे एलर्जन कहते हैं। इसको हिंदी में भी एलर्जन ही कहा जाता है, यानी एलर्जी करने वाला। क्या कहते हैं, एलर्जी करने वाला, यानी जो एलर्जी करता है उसे एलर्जन करते हैं। कहता है कौन, एग्जाम्पल बताइए, तो धूल में चिचड़ी मतलब एक होता है माइट्स का मतलब एक होता है जो आप छोटा मोटा कीड़ा है, उसमें धूल में अगर उसका जो पंख हो गया या कुछ चीज़ अगर मौजूद हो जाता है, उसको कहते हैं क्या, धूल में चिचड़ी। पराग समझते हैं ना, परागन फूल में जो पीला पीला होता है या उजला जो डस्ट उड़ते रहता है, पराग। प्राणी का लघु शल्क, प्राणी मतलब जैसे मरा हुआ कोई यदि है तो उसका डस्ट वगैरह हुआ, हेयर वगैरह नाक में चला जाए तो वो प्राणी लघु शल्क, ये सब जो है ना एलर्जी पैदा करता है, इसको एलर्जन के श्रेणी में रखा जाता है। समझ गए आप। तो मैंने बोला एलर्जी क्या है, एलर्जी में मुख्य लक्षण, एलर्जन क्या है, तो ठीक है, ये सब पूछा जाता है। अब आइए, इसका दवाई क्या है, ड्रग्स क्या है, तो आप समझिए बात को कि कहता है ड्रग्स क्या है, दवाई। तो पहली बात जानो कि एंटी हिस्टामिन, मैंने हिंदी में लिखा है, चूँकि दवाई जो भी नाम आप पैरासीटामोल ही लिखते हो या लाते हो, तो आप हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलना तो वही पड़ेगा आपको, पैरासीटामोल। उसी तरह एंटी हिस्टामिन अंग्रेजी में होता है, हिंदी में वही होता है बाबा, एंटी हिस्टामिन या एड्रिनल और स्टेरॉयड,
का उपयोग किया जाता है। ये सब दवाई है, किसको रोकने के लिए? एलर्जी रोकने के लिए। जो भी आप जाओगे, सिट्रीजिन का नाम सुना है ना, कहता है छींक हो जाए या थोड़ा सा मतलब कि सॉरी छींक हो जाए या फिर आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो आप क्या करते हो, लेते हो, तो उसमें यही सब केमिकल मौजूद रहता है। वो जो सिट्रीजिन लेते हो, एंटी हिस्टामिन, एड्रिनल या स्टेरॉइड, ये सब रहता है, ठीक है। तो कहता है ये एलर्जी को रोकता है। तो एलर्जी के समय होता क्या है कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का केमिकल उत्पन्न होता है। एलर्जी के समय हमारे अंदर क्या होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक रसायन उत्पन्न होता है। लेकिन किससे होता है ये भी आपको पूछा जाता है नीट में, मास्ट सेल्स के द्वारा। आप कहोगे आप मास्ट सेल्स क्या है सर, तो मैं बता दूं आपको कि इम्यून सिस्टम में जैसे कि आपका एक प्रकार विशेष प्रकार का सेल होता है जिसका नाम है मास्ट सेल, MAST, मास्ट सेल। इसके द्वारा ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन उत्पन्न होता है। जैसे ही एलर्जन यानी कि एलर्जी करने वाला कारक हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा, ये पैदा करेगा हिस्टामिन और सेरोटोनिन। यही हमारे शरीर में क्या करेगा, फिर वो लक्षण दिखाएगा, जैसे कि आंख में पानी आना या खुजलाने लगना, ये सब। भारत में आप सुने होंगे कि अस्थमा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एलर्जी के कारण बहुत अधिक होता है। क्योंकि एलर्जी जो भी होता है, डस्ट वगैरह वगैरह, पाउडर वगैरह जैसे भी होता है, एनिमल डेंड्रन यानी कि एनिमल का जो है, मरा हुआ एनिमल का जो अवशिष्ट बचा हुआ रहता है, जिसको लघुशल्क भी कहते हैं, ठीक है, ये अगर नाक के द्वारा गया तो ऐसा होता है। अब सवाल यह है कि आगे ऑटो इम्यूनिटी क्या है। चलिए आप यहाँ पर आ जाइए। थोड़ा सा ये लाइट जला हुआ है आपका फ़ोन का ही, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब कुछ दिनों से जो है तूफ़ान आया था, तो 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसका कारण ये जो है मोबाइल डिस्चार्ज था, तो चार्ज होने के कारण। तो अगर दिखने में दिक्कत हो ऐसे तो मैं फोकस कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखोगे। अगर दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट करते हो, फ़ोन करते हो, लेकिन बहुत बच्चे देखते नहीं हैं आप वीडियो पूरा। आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग का यही है गलत जो हो तरीका है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन में तो आप पढ़ते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप देखते हैं कि बहुत लोग हैं, बहुत जितने भी बच्चे हैं, हम तो ना तो किसी को बाहर को सब्सक्राइब करने कहते हैं, ना लाइक करने कहते हैं। भाई जो अच्छा लगता है कमेंट करो, अच्छा बुरा वो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ो, और समझ में नहीं आए तो आप पूछो फ़ोन करके, ठीक है। ये हमको समझ में नहीं आया, बहुत बच्चे पूछते भी हैं, और बहुत लोग देखते हैं कि एकदम उदास है, ये लॉकडाउन जो बढ़ते जा रहा है, तो अब आपका एग्ज़ाम का डेट जो है, भले सिलेबस घटे या बढ़े, लेकिन एग्ज़ाम तो आपका डेट पर ही लेगा। ये सब समस्याएं जो ख़त्म जब हो जाएगा ना, तो आपका फिर आपको प्रेशर आ जाएगा। तो अभी से कुछ ना कुछ पढ़ते जाओ, इसके बाद जैसे ही कुछ बच्चे कहते हैं कैसे होगा, तो वो मुझ पर छोड़ दो आप, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाएंगे। एक बार जब मैं भागलपुर पहुंच जाऊंगा तो वीडियो बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं भी होंगी, और प्लस कुछ ऐप्स वगैरह और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मैं लूँगा। यहाँ पर नहीं हो पा रहा है गाँव में, तो इसलिए मैं पेन और ये जो है कॉपी पेन बना के वीडियो जो है बना के आपको भेज रहा हूँ। तो आप पढ़ो, और आप ये मत समझो 20 मिनट और 22 मिनट या 25 मिनट का वीडियो है, चूँकि मैं नोट्स बना करके आपको भेजता हूँ तो वो बहुत समय का रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, और वैसे भी ये टॉपिक है स्व प्रतिरक्षा। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो का मतलब स्वयं होता है, यानी स्व, आप इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा। पहले समझो कि जब भी हमारा जो प्रतिरक्षा करता है तो बाहरी कारक से करता है। बाहरी कारक मतलब कौन, जो रोगजनक है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ सवाल यह है कि कभी कभी जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कन्फ्यूज हो जाता है और अपने ही सेल को मारने लगता है। अपने सेल का मतलब अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर के सेल को मारने लगता है। तो खुद को मारने लगा, इसका मतलब क्या है, प्रतिरक्षा तो कर रहे हो लेकिन खुद को मार कर, हाँ, जो कि ज़रूरी नहीं था। तो जब प्रतिरक्षा तंत्र खुद के कोशिका पर हमला करता है, इसे स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, तो रोग ही उत्पन्न होता है, इसमें आपको समस्याएं और बढ़ जाता है। हाँ, इसके कारण उत्पन्न रोग को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। AID, ए से ऑटो इम्यून और I से इम्यून और D से डिजीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्व प्रतिरक्षित रोग, यानी स्व प्रतिरक्षित रोग, खुद का प्रतिरक्षा किया और रोग उत्पन्न कर दिया। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है AID का, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज का, ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका हिंदी में लिख सकते हैं, और शुद्ध हिंदी भी होता है इसका आमवाती संधिशोथ, संधिशोथ है, ठीक है, आमवाती संधिशोथ।
आप जानते हो, आप कहते हो गठिया, गठिया का रोग वही है रेमोटॉयड आर्थराइटिस, आमवाती बोला जाता है शुद्ध में वो गठिया रोग को, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। ये जोड़ों में दर्द कैसे होता है, तो वहाँ जो जोड़ है जैसे कि आपका घुटना हुआ और ये जो बाहीं है जो उसमें यहाँ पर जो केहनी कहते हैं, होता क्या है यहाँ पर एक बहुत सारे लेयर होते हैं, तो वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं। हमारा जो सिस्टम है कभी कभी उसी के यहाँ जो मौजूद है घुटने पर जो या फिर जो ये केहनी है वहाँ के जो बीच में जो संधि है वहीं के कुछ कोशिका को नष्ट कर देता है। कोशिका को नष्ट करने से क्या होगा, अपना ही मतलब कि जोड़ पर जो है संधि जहाँ है वहीं पर दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो हुआ खुद के सेल्स को मार दिया अपने बॉडी के अंदर। बाहर का रक्षा करना चाहिए लेकिन कभी कभी अंदर का ही कर देता है। तो ये बीमारी जो है रोमेटॉयड आर्थराइटिस, यानी कि रोमेटॉयड आर्थराइटिस जो आमवाती संधि शोथ है, ये एक प्रकार का क्या है, यह स्व प्रतिरक्षित रोग है, यानी कि स्व प्रतिरक्षा करने के कारण ये रोग हो गया। ठीक है। और आप कहोगे सर एक एग्जांपल और दो, तो बहुत सारे डायबिटीज 1 है, एडिसन डिजीज है। ये भी एडिसन डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, सिक्रीशन करने लगता है, किसका, ये आपके हार्मोन का। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा मैंने दिया एक दो गो, मतलब कि सिलेबस से थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन ये जो पूछा जाता है ये रोमेटॉयड आर्थराइटिस ही पूछा जाता है, चाहे नीट हो या बिहार बोर्ड हो। तो यहाँ आज मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टर्म को मैंने बताया। तो देखो एक ऑटो इम्यूनिटी बताया, इसके बाद दूसरा जो है डिटेल में मैंने एलर्जी बताया, इसमें नोट करके उसका बताया था वैक्सीनेशन का जो है ना, एक पढ़ा करके कुछ एग्जांपल दिया था। ठीक है। इसका नोट में दे करके मैंने क्या बताया था, पैसिव इम्यूनाइजेशन जो पहले भी पढ़ाया था। इसके बाद पैसिव जो इम्यूनिटी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा पढ़ाया ही। इसके बाद क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा। तो आप जो है फोकस करके वीडियो को पॉज कर देना और इसको नोट भी करते रहना। ठीक है। ये बहुत अच्छा से मैंने बनाया है आपका सिलेबस, और प्लस नीट का भी कुछ पॉइंट को मैं एडजस्ट कर दिया है अगर बाहर से पूछा जाए तो। ऐसे तो बाहर से पूछा नहीं जाता है, NCERT दी बेस्ट है। फिर भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप हमको पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे। और इसके बाद मिलने के बाद बहुत सारे चीज़ होंगे। अभी तो क्लास कोचिंग बच्चे का हो, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, ये सब जो है खुलने का कोई विकल्प नहीं है ना। तो आप पढ़ो और पढ़ो वीडियो और समझो, और थोड़ा सा डिटेल में और समझा के हुआ, ये सब समझने वाला चैप्टर है। ठीक है। और इस चैप्टर में आपका जो है ना वीडियो जो है ना मात्र 3 और 4 बचे हुए हैं, जो पूरा बहुत बड़ा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। इसके बाद छोटा छोटा इसमें इस यूनिट में 2 चैप्टर है जो कि 5 से 6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा दोनों, या 8 वीडियो में दोनों ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं या जो भी हो। और इसके बाद एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं एक नया चैप्टर जो है ना बड़ा ऐसा स्टार्ट करूँगा, चूँकि मिलने के बाद छोटा छोटा तो कर ही दूँगा। और इसके बाद जिसका छूटेगा, जिस बंदे को समझ में नहीं आएगा तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तब तक आप पढ़ें और लॉकडाउन का पालन करें, पालन नहीं मतलब खुद से बचें, फैमिली को बचावें, खुद को बचाएं और अच्छा से रहें, स्वस्थ रहें। तब तक ये वीडियो पढ़ेंगे, किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो पूछेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।